हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू के मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 002 का सब्जेक्ट है और वो फर्स्ट ईयर के हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सभी का एमपीएस ई लग गया तो ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट बन जाता है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दें। और उनके पास में अंतरराष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत और समस्या वाला सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे उन सभी ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता है, आप सभी के एग्जाम, पहला एग्जाम आप सभी का जो है वो 24 तारीख को 24 अगस्त को होने वाला है। इसके बाद में आप सभी का एग्जाम अगस्त के महीने में ही एमपीएस का होने वाला है। तो आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर आपने जिस तरीके से एमपीएस 003 की तैयारी कराई है उस तरीके से हमारी एमपीएस 002 की भी तैयारी करा दीजिए। तो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ऐसे क्वेश्चंस की जो आप सभी को डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने एग्जाम की तैयारी कर ली है तो आप सभी एक बार अपने एग्जाम की तैयारी को चेकआउट भी कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको आते हैं कि नहीं आते। ये मैंने अपने पूरे के पूरे आप सभी के लिए पूरा का पूरा 10 ईयर का पेपर जो है वो उसको एनालाइज किया है और उसके बाद में आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए एज ऑलवेज, जैसा कि मैं हर बार ही करता हूँ। और इन्हीं में से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है और ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये पूछा गया है। देखो, एक ही क्वेश्चन है, वो 3 तरीके से पूछता है और एक ही टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो ये 3 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आपको पहला या दूसरे नंबर पे ही क्वेश्चन दिखेगा और आप लोग बिल्कुल कर लोगे। ये भी मार्क्सवाद से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, ये भी मार्क्सवाद से रिलेट करता हुआ है और ये भी मार्क्सवाद से रिलेट करता हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने में मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसका आलोचकीय परीक्षण करना है। आलोचकीय परीक्षण करने का मतलब यहाँ पर आप सभी को मार्क्सवादी सिद्धांत का वर्णन करना है, लेकिन इसका आलोचकीय ढंग से करना है। ये आप सभी को ध्यान देना है। आलोचकीय मतलब इसकी कमियां दिखानी है। ये क्वेश्चन आप सभी इसके अंदर देखो 3 चीजें आपको ऐड करनी है। सबसे पहली चीज इसके अंदर आप सभी को ऐड करनी है कि नारीवादी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत। अब आप बोलोगे ये क्यों कहा जा रहा है, नारीवादी क्यों? दूसरा, इसके अंदर आपको यथार्थवाद भी ऐड करना है। तो आप कहोगे पूछा तो मार्क्सवाद गया है, बट आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए। यहाँ पर आलोचकीय ढंग से आपसे पूछा गया है, आलोचना करना है, यानी आपको मार्क्सवादी सिद्धांत की कमियां बताना है। इसके बाद में आप सभी को इसके अंदर उदारवाद भी वर्णन करना है कि कैसे ये सारे के सारे, मेनली मार्क्सवाद की भी आलोचना कौन करते हैं तो उदारवादी करते हैं, नारीवादी भी करते हैं, क्योंकि मार्क्सवादियों ने गरीब और ऐसे निम्न नीचे स्तर के जो लोग हैं उनके शोषण के खत्म करने की तो बात करी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, या फिर ऐसे देश जो ताकतवर देश है जो गरीब देशों का शोषण करते हैं उनके खत्म होने की तो बात करिए, परंतु महिलाओं का जो पुरुषों द्वारा दमन होता है उसके बारे में किसी ने भी बात नहीं करी है। तो इस वजह से नारीवादी मार्क्सवाद की भी आलोचना करते हैं, उदारवाद की भी आलोचना करते हैं और यथार्थवाद की भी आलोचना करते हैं। और आप सभी को पता है कि भाई मार्क्सवाद और जो उदारवाद है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, यानी एक दूसरे बिल्कुल विपरीत होते हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। मार्क्सवाद जहां पर समानता की बात करता है, उदारवाद जो है वही लोगों की अधिक से अधिक स्वतंत्रता की बात करता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी को मार्क्सवाद की कमियों को उजागर करना है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन एक नई वीडियो आप सभी के लिए और आसान शब्दों में आप सभी के एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन ये भी देखो, यहाँ पर निर्भरता का सिद्धांत पूछा गया है। आप सोचोगे निर्भरता का मतलब अलग क्वेश्चन है, ये भी मार्क्सवादी सिद्धांत है। अगर आपने अच्छी तरीके से मार्क्सवादी सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसके अंदर हमने देखा था, उसके अंदर हमने आपको पढ़ाया था कि दक्षिण अमेरिका के कुछ विद्वानों ने एक परीक्षण किया था, एक गहन अध्ययन किया था, जिसके बाद ये पता लगाने की कोशिश करी थी उन्होंने कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम एक चीज देखते हैं कि किस तरीके से अमीर देश गरीब देशों का शोषण करते हैं और अमीर देश के ऊपर गरीब देश किस तरीके से आश्रित होते जा रहे हैं, किस तरीके से निर्भर होते जा रहे हैं।
तो ये आप सभी को मेनली एक्सप्लेन करना है, और ये भी मार्क्सवादी सिद्धांत है। जब भी निर्भरता की सिद्धांत की बात करें तो आपको एक तो वॉलस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आपको एक तो वो पढ़नी है, और दूसरा आंद्रे गुंडर फ्रैंक के विचार पढ़ने, वो भी निर्भरता का सिद्धांत है। जो वॉलस्टीन की थ्योरी है उसमें 3 प्रकार के देशों का वर्णन किया गया है, जिसमें बीच में कोर कंट्री होती है, अभियंतर देश, फिर इसके अलावा परिधि देश और फिर अर्ध परिधि देश। ऐसे देश जो कि क्या करते हैं, कोर कंट्री जो सेंट्रल में होती है वो इन सभी का शोषण करती है। और अगर हम आंद्रे गुंडर फ्रैंक की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 2 ही सर्कल की बात करी है, एक अब केंद्रीय देश अभियंतर देश और दूसरे ऐसे देश जो परिधि राष्ट्र है, उन्होंने 2 तरह की बात करी है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे सेम पूछे गए, ध्यान रखना है आप सभी को, ये क्वेश्चन दोनों अलग नहीं है, लेकिन ये तीनों मार्क्सवाद की और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की धारणा के ऊपर ही है। अगर आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये तीनों क्वेश्चन आप सबके आएंगे, तो आप इसको क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें हमने काफी क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रिपेयर किया है, और ये कंप्लीट वीडियो है, इसके बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी। आप लोगों के एग्जाम की तैयारी हो रही है तो आप यही क्वेश्चन वो करिए और आप जाइए एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करके। अगला है अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देखने में यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी दृष्टिकोण के बीच में, गैर यथार्थवाद ना लिखकर पेपर में आपसे यहाँ पर नव यथार्थवादी लिखा आएगा। ध्यान रखना है आपको, नव यथार्थवादी लिखा आएगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने में देखो, जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसका कहना है 4 बातें आप समझ लो, आप पूरी की पूरी यथार्थवादी सोच को समझ गए। पहला, शक्ति संतुलन। दूसरी बात, शक्ति संतुलन। दूसरी चीज आप सभी को ध्यान रखना है, शक्ति संतुलन के बाद में वर्चस्व। वर्चस्व के बाद में आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भी कंट्रीज होती है वो किसी अंतरराष्ट्रीय नियमों को नहीं मानती। कंट्रीज जो होती है अंतरराष्ट्रीय नियमों को नहीं मानती। अगली बात करें हम इसके अंदर यथार्थवादी सिद्धांत के अंदर, तो राज्य मुख्य अभिकर्ता होता है। ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के अंदर डिफरेंस जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बिल्कुल डिटेल वे में। मैंने बिल्कुल कुछ ही मिनटों में आप लोगों के लिए डिटेल वाइज आप 5-6 पेजेस का अच्छे से आंसर लिख सकते हो, मैंने बताया, आप उसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने में यथार्थवादी दृष्टिकोण पर एक निबंध लिखिए। तो जब ये क्वेश्चन आप पूरा प्रिपेयर करोगे, या फिर आप डायरेक्टली लिख लीजिए रियलिज्म या यथार्थवादी बाय सोल सॉल्यूशन, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। यथार्थवाद पे तो हमने बहुत सारी वीडियोस आप सभी के लिए बना रखी है, और यथार्थवाद में भी आपको मेनली पढ़ना क्या है, तो आपको ध्यान रखना है हंस जे मॉर्गेनथाउ के विचार। ठीक है, हंस जे मॉर्गेनथाउ के विचार आपको यही पढ़ना है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा गया है कि भाई अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो है यथार्थवाद, देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, यथार्थवाद की अवधारणा निहित नव यथार्थ, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से आपके एग्जाम में घुमाकर पूछा जा सकता है, यहाँ पर हमने इस चीज को भी डिस्कस किया है। सेम चीज यहाँ पर पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 4 में भी, और सेम चीज आपसे यहाँ भी पूछी गई है, और अलग अलग तरीके से आपसे यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपसे पूछा गया, और ये वीडियो भी आप सभी के लिए अपलोडेड है, जो ये वाली वीडियो का आंसर है वो भी इसी वीडियो का आंसर सेम ही है, आप लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवाद को अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने में उदारवादी और नव उदारवादी सिद्धांतों का आपको वर्णन करना है। उदारवादी एक ऐसी विचारधारा जो कि लोकतंत्र को, जनता के अधिक से अधिक अधिकारों को, और सरकार को अधिक से अधिक जो है प्रतिबंध, सरकार के ऊपर क्या होनी चाहिए, प्रतिबंध होनी चाहिए, व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसके बारे में ये बात करती है। ध्यान रखना है आप सभी को, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी के एग्जाम में बार बार ही पूछा जा रहा है। और यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन नंबर 7 तक जो मैंने अब तक क्वेश्चन बताए हैं, ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके इन 7 क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ही आप सभी को पक्का है, इन 7 में से 2 क्वेश्चन आप सभी को यहीं से दिख जाएंगे। अगर ओवरऑल क्वेश्चनों की बात करूं मैं, तो आप सभी को 10 क्वेश्चन आएंगे, इन 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो अगर आपने 7 क्वेश्चन ही प्रिपेयर कर लिए तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए, अब आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने, और मैं ऐसे ही आप सभी को ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर है मध्य शक्ति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मिडल पावर, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अगर आप अपने 2018 के पेपर को देखोगे या फिर 2000
17 के जून के पेपर को देखोगे तो कुछ पेपरों में आप देखोगे एक ही इसी मध्य शक्ति से दो दो क्वेश्चन पूछे गए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इससे भी ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता ही है। क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भाई हाल ही के वर्षों में अमेरिका एक महाशक्ति, उसके बदलते हुए आयामों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन आपने देखा होगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि चीन जो है उभरती हुई एक महाशक्ति है, ये आप किस आधार पे कह सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को ना पूछकर अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत एक संभावित महाशक्ति है, इसका वर्णन करें। यह क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गाइस ज्यादा परेशान होने की आप सभी को आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन आप सभी को बताए जाएंगे आप सभी को वही क्वेश्चन प्रिपेयर करने, आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे। तो मध्य शक्ति वाला मैं एक और वीडियो लाऊंगा। वैसे तो मैं आप सभी के लिए ऑलरेडी ला चुका हूं, लेकिन जो क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पक्का पक्का आएगा, क्योंकि आपका एग्जाम अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं आप सभी के लिए पहले ही सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर अप करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व राजनीति में उभरती हुई सुपर पावर के रूप में चीन का उद्गम। जैसा कि मैं बात कर रहा था, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आप लोगों के लिए अगला नंबर रखा है, क्योंकि अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता तो वो पेपर में इस यूनिट से इस तरीके से पूछेगा। यहाँ पर चीन के बारे में बात ना करके वो यूएसए के बारे में कर देगा, वो भारत के बारे में कर देगा, और कई बार किस्मत खराब होने पर वो रूस के बारे में भी पूछ सकता है, लेकिन रूस के बारे में पूछा नहीं जाता। या तो चीन के ऊपर ही, या यूएसए के ऊपर ही, या भारत के ऊपर ही। आपने इन 3 देशों के बारे में ही आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोडेड है। शीत युद्ध के पश्चात सुरक्षा के बदलते हुए आयामों की परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन करता हूँ, और बाकी अलग से वीडियो तो मिलेगी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है शीत युद्ध के पश्चात यानी 1991 के बाद। हम देखते हैं 1991 तक क्या था, 2 ध्रुव्य था। 2 ध्रुव्य होने का मतलब ये था कि 2 महाशक्ति थी। एक महाशक्ति थी अमेरिका यूएसए, और दूसरी महाशक्ति थी यूएसएसआर। लेकिन हमने एक चीज देखा कि अधिकतर देश जो थे या तो पूरी तरीके से किस पे आश्रित थे, अमेरिका के ऊपर, या फिर पूरी तरीके से सोवियत संघ के ऊपर। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, आप सभी को ध्यान रखना है 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध का अंत हो गया। और इसके बाद में जो देश यूएसएसआर के ऊपर निर्भर थे, यूएसएसआर के ऊपर, समाजवादी सोवियत गणराज्य के ऊपर निर्भर थे, वो अब इस गुट को छोड़कर उसने कौन सा रुख अपनाना शुरू कर दिया, सुरक्षा का पूंजीवादी मॉडल अपनाना शुरू कर दिया। तो ये सुरक्षा का बदलता हुआ एक रूप है, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका ने इसके बाद से ही पूरी दुनिया में दोष जमाना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे 1991 के बाद में बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे आर्थिक संगठन बने हैं, जिसमें अपेक का नाम आप सभी को ध्यान रखना है, बिम्स्टेक, सार्क, ये सब देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बनाना शुरू कर दिया ताकि ये अमेरिका के वर्चस्व से बच सके। तो आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन एक्सेप्शनल है। जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान को कुत्ता जैसे काट लेता है, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी आप देखोगे तो जब आपसे कुछ नहीं पूछता तो आपसे मध्य शक्ति की जगह पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपसे पूछा जाएगा WTO के बारे में, या फिर आपसे ये दोनों एक साथ पूछे जाएंगे, WB और IMF। आप सभी को बताएं IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और WB जो है वर्ल्ड बैंक, इसके कार्य आपको बेसिकली पढ़ के जाना है। दोनों के आपको कार्य पढ़ने हैं, WTO के भी और इनके भी कार्य पढ़ के जाना है आपको अच्छी तरीके से। कार्य ही आपसे पूछा जाएगा और कार्य पे ही आपको फोकस करना है अगर पढ़ के भी जाते हो। और कार्य ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपसे आशा करता हूँ अगर आप सर्च करेंगे WTO या WB बाय सोल सॉल्यूशन, IMF बाय सोल सॉल्यूशन, तो आपकी बिल्कुल आसान शब्दों में आपको वीडियो मिल जाएगी। हो सकता है कि वो मैंने दूसरे सब्जेक्ट के बच्चों को पढ़ा रखा हो, लेकिन IMF दूसरे सब्जेक्ट में बदल थोड़ी जाएगा। IMF है तो IMF ही रहेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है तो मॉनेटरी फंड ही रहेगा। इसके वर्ग की बात वहां भी बात करिए अलग अलग जगहों पर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अभी नीचे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं निर्जातीय की बात कर रहा हूँ। तो निर्जातीय अपने एक टॉपिक है जो MPS 003 में भी पढ़ा है और MPS 004 में भी पढ़ोगे आप इस टॉपिक को ही। तो ये यहाँ आके बदल थोड़ी जाएगा, निर्जातीय का मतलब तो निर्जातीय रहेगा, तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। अब इस पे हमारे ये को कार्य और उद्देश्य बताना है, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने बता रखे हैं। यहाँ पर मैं वीडियो आपको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आए हो, तो ये क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये सिंपलरली आप देख सकते हो, या तो निर्जातीय पे पूछेगा या फिर नीचे मैंने आप लोगों के लिए नीचे प्रिपेयर किया है महिलाओं के ऊपर पूछेगा, या फिर यही क्वेश्चन आप सभी से महिलाओं, बच्चों के ऊपर और आदिवासी देसी लोगों जिसे इंडिजीनियस पीपल बोलते हैं, ठीक है,
इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई एक तो क्वेश्चन बहुराष्ट्रीय निगमों से जोड़कर पूछा जाता है कि भाई बहुराष्ट्रीय निगमों ने महिलाओं पर, बच्चों पर और इंडिजीनियस देशी पीपल थे उन पे क्या प्रभाव डाला है। या क्वेश्चन आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा कि निर्जातीय शब्द जो है इससे आप क्या समझते हैं। तो आप ये MPS 003 में पढ़ चुके हैं, तो ये तो बिल्कुल परचम लहरा दोगे क्वेश्चन आएगा तो। और इस पे समकालीन समय में, आज के समय में इन पे क्या समस्याएं आ रही है, उभरती हुई क्या प्रॉब्लम्स है, इसमें समस्याएं उभरती हुई निर्जातियों के समक्ष समस्याओं के क्या कारण है, समस्याओं के कारणों को बताना। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा ये था, आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे इसके सामने क्या क्या समस्या है। तो इसके सामने सबसे बड़ी समस्या है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण आने से, भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन आने से, भूमंडलीकरण आने से हमने एक चीज देखी, भूमंडलीकरण आने से हमने एक चीज देखी, क्या देखी कि भाई जंगलों को काटकर वहां पर होटल्स बनाए जा रहे हैं, जंगलों को काट के वहां पर जो है अलग अलग रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों को जो जीवन शैली है, जो लोगों की पहले जीवन शैली थी, लोगों की खास पहचान थी, वो वैश्वीकरण के कारण बदलती जा रही है। लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं, लोग कपड़े पहनने के तरीके को बदलते जा रहे हैं, खान पान के तरीके को बदलते जा रहे हैं। तो ये निर्जातियों पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहा है। और यही इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपसे इनडायरेक्टली वे में एक तो वैश्वीकरण वाली बात हो गई, और वैश्वीकरण के आने से ही बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है जिसे हम MNCs बोलते हैं, MNCs बोलते हैं। ये आ रही है, या फिर इसको आप TNCs भी बोल सकते हो, TNCs बोल सकते हो। ये बहुत ज्यादा आ रही है, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी आ रही है, जिससे लोगों का रहन सहन, रोजगार, ये सब बदलता जा रहा है, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे अलग तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मध्य शक्ति। देखो मिडिल पावर ऊपर भी था, मिडिल पावर यहाँ पर भी है, इसको आपको अच्छे तरीके से परिभाषित करना है। ये वीडियो आपको दूंगा मैं, आप परेशान मत होना। और इस पे भारत एक महाशक्ति कैसी है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये मैंने अलग से आपको दिखाने के लिए, हालांकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये 3 देशों पे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये स्टार्टिंग में ही बिल्कुल जो चीजें आपके एग्जाम में आएगी हम बिल्कुल वही बताएंगे, और गारंटी 100% आप सभी के एग्जाम में इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। आप इसको अच्छे तरीके से कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। सतत विकास वाली वीडियो आप सभी के लिए अपलोडेड है, MPS की, इंगनू की है, और मे भी पॉसिबल है, मेरे को जहां तक याद है ये मैंने आप सभी के लिए MPS 004 के लिए बनाई है। तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वहां भी सेम ही है। इसको पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आपसे कई बार ठोस विकास पूछ लिया जाएगा, और क्वेश्चन कई बार घुमा के भी पूछता है। क्वेश्चन मैं लास्ट में एक बताऊंगा सतत पोषणीय विकास के लिए, चलो लास्ट में अभी बता देता हूँ मैं, क्योंकि अभी बात कर लेते हैं फिर लास्ट में क्या बात करेंगे। सतत पोषणीय विकास आपसे ऐसे पूछेगा कि पर्यावरण के संरक्षण में विकासात्मक कार्यक्रम क्या होना चाहिए, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यह आपको क्वेश्चन जो है 2018 के जो दिसंबर सेशन का पेपर है, आपको उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आप इसको जरूर देखना। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा गया है कि वैश्विक पर्यावरण संकट में वैश्वीकरण का क्या योगदान है। देखो विश्व स्तर पे जो पर्यावरण के ऊपर संकट आ गया है, आपने देखा है कि जो O3 लेयर, हमारी ओजोन लेयर जिसे बोलते हैं हम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं, ओजोन परत, उस पर छिद्र हो गए। छिद्र कहाँ पर भी ओजोन में हुए हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है, अंटार्कटिका। कहाँ पर, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। इसके ऊपर हम देखते हैं कि भाई इस पे छेद हो चुके हैं। ये 1990 के दशक में ही यहाँ छिद्र पाया गया, और इसकी वजह से सूर्य से जो O3 लेयर है, हमारी ओजोन परत जो है, सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, उन किरणों को ये रोकती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सूर्य का तापमान बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। लोगों का जो है गर्मी से या अलग अलग मौसम से प्रतिक्रिया, लोगों की अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही है, जमीन उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही है। पर्यावरण के संदर्भ में वैश्वीकरण ने कैसे प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के कारण तकनीकें एक देश से क्या हो रही है, दूसरे देशों में आ रही है। तकनीकें एक देश से दूसरे देश में जा रही है, और इसी प्रकार से जो है पर्यावरण क्षति एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए। अगर हम बात करें आज के समय में, अगर अमेज़न जंगल ना रहे तो पूरी दुनिया में सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया का 40% तक जो है ऑक्सीजन को कंप्लीट करने में, पूरा करने में उसी की मुख्य भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसी के अंदर देखो, मैंने बोला था पर्यावरण संकट के संदर्भ में वैश्वीकरण और टिकाऊ विकास की व्याख्या करना है। वैश्वीकरण कैसे एक प्रॉब्लम है, आपको ये बताना है। वैश्वीकरण के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, आपको ये भी एक्सप्लेन करना है। वैश्वीकरण के कारण जो है जनसंख्या में दबाव बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। और टिकाऊ विकास से आप क्या समझते हैं, टिकाऊ विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ना पूछ के कई बार ये भी पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध के उपरांत। तो शीत युद्ध का उपरांत अभी हमने बात करी थी, 1991 की बात होती है शीत युद्ध के उपरांत। 1991 के बाद में आर्थिक समूहों के बारे में आपको बताना है। आर्थिक समूह कौन कौन से बने, तो आपको 3 समूह बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, और ये टिप्पणी में भी पूछे जा रहे हैं, शॉर्ट नोट में भी। और आर्थिक समूह तो यही वाले हैं आपको जो आपसे पेपर में पूछे भी जा रहे हैं। सबसे पहले सार्क है। सार्क का पूरा नाम अगर आप देखोगे तो आपको ध्यान रखना है, एस से है साउथ, ए से है एशिया, ए से है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का मतलब पूरा ये नाम है। दक्षिण एशिया का ये एकमात्र ऐसा संगठन है, दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों बड़े देश तो हैं, परंतु ये विकास नहीं करता। ये इसकी बहुत बार बैठक भी नहीं होती इसकी, तो ये आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। ये पूछा क्यों जाता है, क्योंकि इसमें भारत की मुख्य भूमिका है। और बिमस्टेक आपको इसमें नहीं पढ़ना, ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे बिमस्टेक के बारे में पूछ रहे थे, वो सेकंड ईयर में आएगा, आपको इसमें नहीं पढ़ना, सेकंड ईयर की क्लास में आपका वो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अपेक क्या है। अपेक भी क्षेत्रीय संगठन में ही आता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही एक्सप्लेन करना होगा, इस पर टिप्पणी पे भी पूछ रहा है। अपेक क्या है, अशांत, ये भी मैंने आप सभी के लिए वीडियो बना दी है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसके बारे में आप सभी के लिए वीडियो अपलोडेड है। और OSEC, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये तीनों वीडियो आप सभी को जल्दी मिल जाएगी, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शीत युद्ध के उपरांत, शीत युद्ध के बाद शीत युद्ध के क्या क्या प्रभाव हुए, तो ये बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल 12th क्लास का बच्चा भी कर देगा। और आपसे पूछे तो आप भी कर दोगे कि नए राष्ट्रों का उदय हुआ पूरी दुनिया में, अमेरिका का वर्चस्व छा गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत प्रणाली नहीं रही, कई देशों का उदय हुआ। इसके अलावा भारत चीन देश जो है काफी तेजी से उभरने लगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बढ़ने लगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपसे अप्रसार संधि। यहाँ पर अप्रसार संधि कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है। यहाँ पर परमाणु अप्रसार यानी NPT की बात हो रही है। NPT की वीडियो आप सभी के लिए अपलोडेड है। और CTBT व्यापक परमाणु है ना, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी की बात करें तो इसके बारे में आप लोगों के लिए वीडियो जल्दी आ जाएगी। ये वीडियो आप सभी को मिल जाएगी, ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोडेड है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लेता है। इस क्वेश्चन के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आतंकवाद वाला आपसे दो तरीके से पूछा जा रहा है। एक तो सिंपली पूछा जा रहा है कि भाई अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के क्या उद्देश्य है और उद्देश्य के क्या कारण है, इसके बारे में बताइए आतंकवाद से रिलेट करते हुए। और दूसरा है आतंकवाद जो है वो किस प्रकार से इस्लामिक कट्टरवाद से संबंध रखता है। कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, लेकिन वो नहीं पूछेगा। अगर वो पूछेगा तब भी अगर आप एक क्वेश्चन ये तैयार करते हो, आतंकवाद के क्या कारण है, आप ये क्वेश्चन तैयार करते हो, ये वीडियो भी अपलोडेड है। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार करते हो तो आपका वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। वो 16 के बच्चों के लिए भी मैंने अपलोड कर रखा है और आपके लिए भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भूमंडलीकरण व वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता को कैसे प्रभावित किया है, आप सभी को ये बताना है। भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता को कैसे प्रभावित किया है, ये क्वेश्चन आप सभी को एक्सप्लेन करना है। भूमंडलीकरण ने राज्य की संप्रभुता, इसमें वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम बताने, इसमें आपको वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम को बताने हैं। और आप भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण बाय सोल सॉल्यूशन राजनीतिक परिणाम करोगे। वो ट्रेंडिंग वीडियो है हमारी, सबसे टॉप पे वो हमेशा चलती है, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने उसका लाभ लिया है, आप भी उसका लाभ ले। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, और ये कुछ ही क्वेश्चन है आप सभी के खत्म होने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन बोलते हैं एनजीओ को, और पार-राष्ट्रीय निगम, अभी हमने ऊपर बात करी थी TNC, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, या फिर आप इसको MNCs भी बोल सकते हो। बहुराष्ट्रीय निगम मानवाधिकार के उल्लंघन की किस प्रकार से व्याख्या करते हैं, मानवाधिकार के उल्लंघन की किस प्रकार से व्याख्या करते हैं। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था और ये क्वेश्चन यहाँ भी आया है, और ये इंडिजीनियस पीपल वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे, आप निर्जातियों को अच्छे से समझोगे, निर्जाति वाला क्वेश्चन। तो ये देखो मानव के अधिकारों को कैसे, और मानव में इसमें हमने महिलाओं की भी बात करी थी, इसमें आदिवासियों की भी बात करी थी, इसमें बच्चों की भी बात करी थी, इसमें मजदूरों की भी बात करी थी। और ये क्वेश्चन भी एक्सेप्शनल है, पूछ लिया जाता है कि यूएनओ में सुधार के बारे में बताइए। यूएनओ के द्वारा पर्यावरण के अंदर कौन कौन से सम्मेलन करवाए गए हैं पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण में यूएनओ की क्या भूमिका है। और आपसे कई बारी गुट निरपेक्षता आंदोलन भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सभी को ये भी करना है। इसकी प्रासंगिकता को लेकर भी क्वेश्चन बनता है, तो वो वीडियो भी आप सभी के लिए हमने अपलोड कर रखी है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन अस, या तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेरियस लिंक्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, या फिर आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है
आप हमें कमेंट के माध्यम पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका एमपीएस जो है 003 का पेपर कैसा गया, कितने नंबर आए, मुझे एक बार ज़रूर बताना। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा और आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आप सभी को उतना ही लाभ मिलेगा जितना आपने समय अपना खर्च किया, एग्जाम टाइम में खर्च किया। बाकी अगर आप लोगों को लगता है हमारे चैनल से कोई भी लाभ मिलता है तो थोड़ी मदद हमारी भी हो जाए। प्लीज सब्सक्राइब अस एंड स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।